everyone, a very good evening. I am Pratik Tripathi. Welcome you to Plutus IAS. Guys, हम लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है स्टेबल फिलिप्स कर्व। स्टेबल फिलिप्स कर्व में कीन्स ने क्या कहा था? कीन्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उसके बाद आए फिलिप्स और फिलिप्स ने अपना क्या रिप्रेजेंटेशन किया, क्या ऑब्जर्वेशन था, ये बात आज हम लोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कीन्स ने कहा कि जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रीच नहीं हो जाता इकोनॉमी में, तब तक इन्फ्लेशन आता ही नहीं है। That means we do not encounter inflation until and unless full employment level is reached in the economy. ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद आएगा। तो अगर मैं इसको कर्व के फॉर्म में आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर हम आउटपुट ले लेते हैं, यहाँ प्राइस लेवल ले लेते हैं। हम सब लोग जानते हैं ये शॉर्ट टर्म कीन्स का सप्लाई कर्व है, ये लॉन्ग रन। तो देखिए, ये अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड है और फिर जब एग्रीगेट डिमांड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सप्लाई को, यहाँ पर, तो ये प्राइस लेवल हो गया P1 और इसके करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट मान लेते हैं Y1 हो गया। ठीक है, अब डिमांड इंक्रीज कर गई। जब डिमांड इंक्रीज कर गई तो ये कर्व बना AD2। देखिए, डिमांड तो इंक्रीज करी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं प्राइस लेवल इंक्रीज कर गया, P1 से P2 आ गया। लेकिन दोस्तों, ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आउटपुट इंक्रीज नहीं किया है, क्योंकि इकोनॉमी इस पॉइंट पे, जिसको मैं E बोल दूं, इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच गई है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अगर मैं Y1 को YF बोल दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है कि इकोनॉमी ने अपनी सारी रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन कर लिया है। जितना कैपिटल था, जितने एम्प्लॉयबल लेबर्स थे, जितनी कैपेसिटी थी फर्म की प्रोड्यूस करने की, वो पूरी हो चुकी है। इकोनॉमी इज रनिंग एट इट्स फुल पोटेंशियल। फर्म इज रनिंग एट इट्स फुल पोटेंशियल, यानी इससे ज्यादा तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। मगर फिर भी डिमांड इंक्रीज करी। तो अब जब डिमांड इंक्रीज करी तो आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता। ये तो स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट है। तो आउटपुट ना बढ़ करके प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस में हाइक देखने को मिलता है, और यही तो इन्फ्लेशन कहलाता है, प्राइस हाइक। तो कीन्स का कहना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद प्राइस हाइक होता है, यानी कि इन्फ्लेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट आपस में रिलेटेड है। और क्योंकि इन्फ्लेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, तो कीन्स ने ब्लंटली कह दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का कोई लेना देना नहीं है। यहां तो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, सब लोग जॉब पे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कहां से आ गई? और इन्फ्लेशन तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आएगा। सो कीन्स सेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन हैव गॉट नो रिलेशन एज सच। ठीक है, तो ये तो कीन्स का पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन इसके बाद फिलिप्स आए। ठीक है, और फिलिप्स ने डेटा स्टडी किया 1867। आई राइट इट। फिलिप्स ने 1861 से 1957 तक डेटा स्टडी किया यूके का। ठीक है, और इस डेटा में उन्होंने क्या स्टडी किया? उन्होंने रिलेशनशिप देखा अनएम्प्लॉयमेंट और वेज रेट के बीच में। ठीक है, कि जो वर्कर्स हैं उनका वेज रेट और उस टाइम पे क्या अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप कह सकते हैं ये तो वेज रेट की बात हो रही है, इसका इन्फ्लेशन से क्या लेना देना। देखिए, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो नॉमिनल वेजेस वो होते हैं जिनमें से हमने इन्फ्लेशन का फैक्टर
रिड्यूस नहीं किया होता है, हटाया नहीं होता है, इन्फ्लेशन उसमें ऐड किया जाता है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नॉमिनल वेज रेट बढ़ जाएंगे, राइट। तो वेजेस ऑफ द एम्प्लॉइज और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में फिलिप्स ने रिलेशन निकाला और उन्होंने एक कर्व दिया जिसको स्टेबल फिलिप्स कर्व बोला जाता है। ये स्टेबल फिलिप्स कर्व रेट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में है। मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये कर्व कुछ इस तरीके का था, इसी को आप स्टेबल फिलिप्स कर्व बोलते हैं। अब अगर आप इस कर्व को ऑब्जर्व करें तो देखिए, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं। इस पॉइंट पे देखिए प्राइसेस हाई है P1 और इन प्राइसेस के करस्पॉन्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट P1 बोल दीजिए कम है। अब देखिए प्राइसेस लो हुए P2 और इसके करस्पॉन्डिंग जब प्राइसेस कम हुए तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर दी। अनएम्प्लॉयमेंट में राइटवर्ड शिफ्ट आया है, जब प्राइसेस में डाउनवर्ड शिफ्ट आया है। यानी कि प्राइसेस हाई है तो इन्फ्लेशन है, और जब इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, और जब प्राइसेस लो हो गए यानी इन्फ्लेशन नहीं है तब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। ठीक है, और ये कर्व 70s 80s में आया था। ये फिलिप्स ने अपना कर्व दिया। इस कर्व के आने यानी फिलिप्स ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इस कर्व के आने के बाद कीन्स ने फिलिप्स कर्व को अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया। मतलब कीन्स ने इस चीज को प्रूव किया कि जो कीन्स कह रहे थे और जो फिलिप्स ने कहा है वो एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। कैसे? कीन्स ने वही अपना पुराना कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ये आउटपुट, ये प्राइस लेवल, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है कीन्स का। ये डिमांड कर्व, ये D1 बोल लेते हैं, कीन्स ने कहा इकोनॉमी में किसी भी रीजन की वजह से शॉर्ट टर्म में एग्रीगेट डिमांड मान लेते हैं इंक्रीज कर जाती है। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी, लोगों को ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो क्या होगा? प्रोड्यूसर्स और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करेंगे शॉर्ट टर्म में। अगर प्रोड्यूसर्स और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करेंगे तो उससे क्या होगा? उनको लोग हायर करने पड़ेंगे, वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, यानी शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा, लोगों को जॉब मिलेगी, उनके पास पैसे आएंगे, तो लोग अपने पैसे को मार्केट में जाके खर्च करेंगे और ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे, खरीदारी करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे फिर से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और देखिए इंक्रीज करके ये AD2 हो गया, है ना? AD2 आ गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लगा। अब जब डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइस, प्राइस इंक्रीज को ही हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, हाँ कि ना? ठीक है, कीन्स ने कहा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है का मतलब ये हुआ ना, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, और प्राइसेस इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बोले यही तो फिलिप्स कह रहे थे कि इनडायरेक्ट रिलेशन है।
जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। ये तो फिलिप्स कर रहा है। So guys, I hope you understood this thing. This was an important and interesting topic. That was a stable Phillips curve and its explanation by Keynes. Thank you.